बहुत सुनी मन की बात, पर अब हो गई सिर्फ युवाओं के दिल की बात। देश में बेरोजगारी चरम सीमा को पार कर रही है, पर देश और राज्य की अंधी सरकार इसको देखना ही नहीं चाहती। सबसे पहले मैं आपको यह चीज क्लियर कर दूं कि मैं किसी भी पार्टी के पक्ष या विपक्ष की बात करने यहां नहीं आया हूं। मैं यहां सिर्फ युवाओं के दिल की बात आज करने के लिए आया हूं, क्योंकि चाहे कोई भी पार्टी हो, सभी पार्टियों का मतलब सिर्फ युवाओं से वोट के लिए होता है। इलेक्शन से पहले उनको जॉब का लालच दिया जाता है और उसके बाद सरकार उसे भूल जाती है। देश में बेरोजगारी दर कितनी बढ़ चुकी है, इसका आपको अंदाजा भी है। चलिए आज मैं आपको डेटा और फैक्ट्स सबके साथ ये बताऊंगा कि गवर्नमेंट बच्चों के करियर के साथ किस तरीके से खिलवाड़ करती है और किस तरीके से बच्चों को लूटे जा रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर हो राज्य सरकार। तो आपको चलना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर। आप इलेक्शन से पहले रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसीज अनाउंस करते हो, जिसमें जो बच्चे अप्लाई करते हैं आरआरबी एनटीपीसी में, उनकी संख्या है 1,26,30,885। इतने सिर्फ एनटीपीसी के लिए अप्लाई करते हैं। और जो बच्चे ग्रुप डी के लिए अप्लाई करते हैं, उनकी संख्या है 1,15,67,248। इतने बच्चे ग्रुप डी के लिए अप्लाई करते हैं। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ दो तो टोटल बच्चे जो निकलेंगे वो होंगे 2,41,98,133। इतने बच्चे टोटल अप्लाई किए थे। और जो ओबीसी और अनरिजर्व्ड की जो फीस ली गई थी वो ली गई थी 500 रुपये, और जो SC ST की फीस ली गई थी वो ली गई थी 250 रुपये। तो आप देखिए इतने टोटल बच्चों ने इस पे फॉर्म भरा। तो मान लीजिए इसमें से 50% ही SC ST के हैं और 50% OBC और अनरिजर्व्ड के हैं। तो अगर आप निकालें कि इसमें कितना अमाउंट गवर्नमेंट के पास गया है एग्जाम फीस के तौर पे, तो आप देख सकते हैं कि 50% इसका होगा 1,20,99,067। इतना होगा इसका 50%। मतलब इतने बच्चे ही SC ST भी अप्लाई किए होंगे, प्लस इतने ही बच्चे OBC और जनरल अप्लाई किए होंगे। तो अगर अब फीस को कैलकुलेट किया जाए तो इतने ही बच्चे SC ST भी हैं और इतने ही बच्चे OBC और अनरिजर्व्ड भी हैं। मतलब ये इसके आधे हैं, टोटल ये है। तो इसमें आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 250 रुपये और ये 500 रुपये। तो मैं आपको इसका सम बता देता हूँ टोटल कितना आएगा। अगर आप 250 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल बनेगा 302,47,66,750। या आप 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल बनेगा। और अगर आप 500 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो सम बनेगा टोटल वो बनेगा 604,95,33,500 रुपये। तो इन दोनों अमाउंट को अगर मिला दिया जाए तो टोटल जो बनेगा 907,43,02,50 रुपये। मतलब इतना पैसा गवर्नमेंट के पास सिर्फ फॉर्म की फीस के तौर पर गया है। तो आप देखिए कितना सारा पैसा फॉर्म की फीस के तौर पर ही रेलवे के पास चला गया। और एग्जाम को अभी 1.5 साल हो रहा है, अभी तक एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया गया। तो आपने देखा कि इतना सारा पैसा गवर्नमेंट फॉर्म्स के माध्यम से बच्चों से लेती है और एट लास्ट जॉब के नाम पे एग्जाम तक कंडक्ट नहीं कराया जाता। और मैं आपको बता दूं कि 1.5 साल हो चुके हैं इस एग्जाम फॉर्म को भरे हुए, और इलेक्शन भी हो गया पर एग्जाम अभी तक नहीं हुआ। ये वैकेंसी सिर्फ एक लॉलीपॉप है जो कि बच्चों को दिखाई जाती है वोट लेने के लिए, पर इलेक्शन के बाद अगर इस पर आवाज उठाई जाए तो लाठी चार्ज किया जाता है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि एग्जाम फॉर्म जब भरा जाता है रेलवेज का, तो उसमें ये चीज मेंशन होती है कि जो भी आप फीस देंगे, अगर आप OBC या फिर अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो जैसे 500 रुपये उसकी फीस लगी है तो 400 रुपये एग्जाम होने के बाद वापस अकाउंट में रिफंड कर दिए जाते, और SC ST के वापस पूरे 250 रुपये कर दिए जाते। पर ना एग्जाम हुआ और ना ये पैसे लौटाए गए। अब अगर एग्जाम फीस सिर्फ 100 रुपये है OBC और जनरल की, तो पहले से 500 रुपये लेने की क्या जरूरत? गवर्नमेंट पहले से इतना पैसा बच्चों से क्यों लेती है? और SC ST से भी 250 रुपये लेने का क्या मतलब, जब उनकी फीस ही नहीं लगना? आप पहले से ही उसको मिनिमम फीस रखिए, क्योंकि जो बेरोजगार युवा है वो जैसे तैसे करके अपने एग्जाम की फीस भरते हैं। वो कोई अंबानी के घर में पैदा हुए लोग नहीं हैं जिनके मुंह में वो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हो। वो एक मिडिल क्लास और लोअर क्लास इनकम की फैमिली से बिलोंग करते हैं, और गवर्नमेंट उनको भी लूटती है। अब आप खुद सोचिए कि अभी जो मैंने आपको डेटा बताया, गवर्नमेंट के पास इतना सारा पैसा है, लगभग 907 करोड़ रुपए। गवर्नमेंट अपने जेब में रख के तो बैठेगी नहीं, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इन्वेस्ट ही करेगी उस पैसे को और वहां से रिटर्न्स लेगी, चाहे वो FD के तौर पे हो चाहे शेयर मार्केट में हो। 10 जगह होती है इन्वेस्टमेंट के लिए। आप किसी डूबते हुए बैंक में इतना पैसा डाल दो तो वो बैंक में जान आ जाए। तो आप खुद देखिए कि बच्चों के साथ एग्जाम फॉर्म के नाम पे किस तरीके से करप्शन किया जा रहा है।
क्योंकि जब जॉब की बात आती है, एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, तब गवर्नमेंट अपने फेक डेटा दिखा के शांत हो जाती है। जमीनी स्तर पे कहीं पे ही नहीं दिखता कि इतनी बेरोजगारी कम हो गई है, सिर्फ उनके पेपर्स में वो चीज़ शो होती है। आप मुझे खुद बताइए कि मन की बात में मोदी जी ने कितनी बार एम्प्लॉयमेंट की बात कर ली। और एक और एग्जाम से रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूँगा, रेलवेज का ही असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम हुआ था। 2018 में एग्जाम कंडक्ट किया गया, 2019 में इसकी मेरिट लिस्ट घोषित की गई और आज 2020 का अंत लगभग नज़दीक है। आज तक आरआरबी गोरखपुर के कई बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। और जब इस पे लोगों ने रेलवे से सवाल किए तो रेलवे इस पे बोलता है कि हमारे खिलाफ फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है, हम दूसरे आरआरबी में इनको एडजस्ट कर लेंगे। तो रेलवे ये भी बता दे कि दूसरे आरआरबी में कैसे एडजस्ट करेगा इन बच्चों को, क्योंकि जितने भी आरआरबी के लिए एग्जाम कंडक्ट कराया गया था उन सभी की सीट्स तो फुल हो चुकी हैं। तो रेलवे इनको कब और कैसे एडजस्ट करेगा ये भी रेलवे को बताना चाहिए। चलिए, ये तो हुई रेलवेज की बात। अब हम देश के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मतलब एसएससी की बात करते हैं। एसएससी के तो क्या ही कहने, एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट होता है, उसके बाद भी 1.5 से 2 साल का समय लग जाता है पूरी प्रोसेस को कंप्लीट होने में। तो आपका कंप्यूटर स्लो है क्या? क्योंकि इतना ही समय लगता है अगर ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराने में, तो आप ऑफलाइन ही ले लो, फिर ऑनलाइन क्यों किए हो? और उसके बाद अगर एग्जाम की प्रोसेस कंप्लीट भी हो जाती है तो ज्वाइनिंग देने में 1 से 2 साल का समय लग जाता है। और चलिए वो भी हो गया तो पेपर भी लीक हो जाते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला अटकता है, 2018 का एसएससी कैंसिल कराया जाता है और बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जाता है। इसका मतलब क्लियर है कि आपका सिस्टम ही करप्ट है, क्योंकि आईबीपीएस भी ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराता है, वो टाइम पे रिजल्ट देता है। वहाँ तो ये पेपर लीक वाला घटना कभी नहीं घटी। उनकी प्रोसेस भी आपसे ज़्यादा फास्ट है, उनके पेपर भी लीक नहीं होते हैं, तो आपके क्यों होते हैं? इन्हीं सब चीज़ों के चलते स्टूडेंट्स डिप्रेशन का शिकार होता है। पर मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि हमारे देश में बोलते हैं कि किसान आत्महत्या कर रहा, पर उससे कहीं ज़्यादा मामले एक बेरोजगार युवा के होते हैं जिन्होंने डिप्रेशन के चलते सुसाइड कर लिया। और ये सब चीज़ों को हाइड किया जाता है ताकि इन सब के लिए आवाज़ ना उठ सके। मीडिया भी इसको कवर नहीं करती। आप देख लो पूरे न्यूज़ चैनल में कोरोना कोरोना चलेगा, नहीं तो ले दे के सुशांत की बात चलेगी। कभी एम्प्लॉयमेंट की बात करी है क्या? कभी एम्प्लॉयमेंट के लिए ऐसी मुहिम चला के देखिए। अभी कोरोना के चलते आईबीपीएस ने तो हद ही पार कर दी। पहले मैं आपको बता देता हूं कि आईबीपीएस है क्या। दरअसल आईबीपीएस बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जाम्स कंडक्ट कराता है। और कोरोना की महामारी के चलते जब देश में ऑलरेडी आर्थिक मंदी के हालात हैं, उस समय बेरोजगारों की कमर तोड़ने के लिए आईबीपीएस ने एग्जाम फॉर्म की फीस बढ़ाते हुए 600 से 850 रुपए कर दी है। अब हर व्यक्ति के पास ऑलरेडी इतना पैसा नहीं होता, क्योंकि कोई रईस घर का बच्चा यहाँ पे पेपर देने नहीं आता गवर्नमेंट जॉब के लिए। यहाँ पर जो पेपर देते हैं वो होते हैं या तो मिडिल क्लास फैमिली के या फिर लोअर क्लास फैमिली के। पर गवर्नमेंट इन सबको देखते हुए भी बिल्कुल चुप बैठी हुई है। कभी मन की बात पर इस पर भी टिप्पणी करिए मोदी जी। अगर आपको मेरी बात गलत लग रही है तो आप खुद देखिए 2012 से 2020 तक आईबीपीएस की वैकेंसीज में कितना डाउनफॉल हुआ है। ये स्क्रीन में आपको शो हो रहा होगा कि कितना ज़्यादा गिरावट आई है वैकेंसीज में। और इतने सब के बाद जब कोई स्टूडेंट तैयारी करता है गवर्नमेंट जॉब की और 3-4 साल इन्वेस्ट करके जब कोई गवर्नमेंट जॉब उठाता है तो गवर्नमेंट उसको प्राइवेटाइज कर देती है। मतलब किया कराए पे सब पानी फेर दिया। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सब तो बेच दिया। एक स्टूडेंट अगर बी या बीटेक करता है तो उसकी जो ट्यूशन फीस ही होती है 4 साल की, वो 3 से 4 लाख रुपए होती है। और अगर आप इसमें जोड़ दें रहने खाने का खर्चा, कोचिंग का खर्चा, बुक्स का खर्चा, प्रोजेक्ट्स का खर्चा, तो ये एस्टिमेटेड 10 लाख के अराउंड पहुंचता है बजट 4 साल का एक बीटेक के स्टूडेंट का। और उसमें भी अगर स्टूडेंट ने एजुकेशनल लोन लिया है तो ये उससे भी ज़्यादा पहुंच जाता है, क्योंकि उसमें ब्याज भी लगता है। और अब अगर बच्चे को जॉब ही नहीं मिलेगी तो वो लोन चुकाएगा कैसे? और लोन नहीं चुकाएगा तो बैंकों में बढ़ेगा एनपीए, और बैंक का एनपी बढ़ेगा तो बैंक में काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे, जिसको बोलते हैं पीसीए, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, जिसके चलते ना बैंक कोई वैकेंसीज निकाल सकता है, नहीं ना किसी को लोन दे सकता है, और एट लास्ट बैंक डूबने लगता है। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, देना बैंक, बाद में इसका मर्जर किया गया, और जब बैंक डूबने लगता है तो गवर्नमेंट उसको प्राइवेटाइज कर देती है। तो आप देख रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज़्यादा इकोनॉमी में अफेक्ट करता है, पर गवर्नमेंट इसको नज़रअंदाज करती है। और ये बात सिर्फ बीजेपी की ही नहीं है, मैं कांग्रेस के लिए भी बोल रहा हूँ। मैं आपको इसका भी एग्जांपल दे देता हूँ कांग्रेस का। मध्य प्रदेश में 2018 के स्टेट इलेक्शन में राहुल गांधी ने आके बातें की कि 10 दिन में अगर कर्ज माफ़ नहीं किया हमने, या फिर 100 दिनों में युवाओं को रोजगार नहीं दिया, तो हम यहाँ का सीएम बदल देंगे। ना तो कर्ज माफ़ हुआ 10 दिन में, ना तो 100 दिनों में किसी को रोजगार मिला, बल्कि जो व्यापम के एग्जाम होते थे, व्यापम होता है जो एमपी के स्टेट एग्जाम कंडक्ट कराता है, वो एग्जाम तक कंडक्ट नहीं कराएगा जब तक कमलनाथ की सरकार थी 1-1.5 साल तक। और बल्कि जो पुराने एग्जाम के रिजल्ट्स पेंडिंग थे व्यापम के, वो भी डिक्लेयर नहीं किए गए। पर ना तो राहुल गांधी ने सीएम बदला और ना ही रोजगार दिया, ना ही किसान का कर्ज माफ किया।
सिर्फ बोलने के लिए लोगों को बोल दिया कि हमने इतने लोगों का कर दिया है, किया किसी का नहीं। और फिर जब सीएम बदलने की बात आई तो बीजेपी ने आके सीएम ज़रूर बदल दिया। तो इस तरीके से सभी लोग मिले हुए हैं, ये सब वैकेंसीज का लालच देते हैं, ये सिर्फ इलेक्शन जीतते हैं, उसके बाद इनको कोई मतलब नहीं युवा क्या कर रहा है, मर रहा है, बेरोजगार घूम रहा है या कुछ और कर रहा है, इनको सिर्फ खुद से मतलब है। आपने सीईटी लागू कर दिया, बहुत ही अच्छी चीज़ है, मैं अप्रिशिएट करूंगा इस चीज़ पे, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। पर क्या गारंटी है सर कि जो चीज़ एसएससी में हुई, जो पेपर्स लीक एसएससी में हुए वो इसमें नहीं होंगे? क्योंकि एग्ज़ाम कंडक्ट तो वही करवाएगा जिसने एसएससी का करवाया है, सिलेबस भी मोस्ट प्रोबेबली वही रहने वाला है। तो इस चीज़ को भी ध्यान देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। आप नई चीज़ लाते हो लेकिन उस हिसाब से आपका सिस्टम भी होना चाहिए, और नहीं है तो उस तरीके से बनाना पड़ेगा आपको। प्लस आपने सीईटी जब लागू किया, आपने एक चीज़ बोली कि जो बच्चे बार बार फॉर्म भरते हैं उनका पैसा वेस्ट होता है, वो चीज़ अब बार बार नहीं होगा। पर आपने ये चीज़ सर क्लियर नहीं की कि सीईटी का एक बार फॉर्म भरेंगे, उसके बाद जब मेंस के लिए अप्लाई करेंगे अलग अलग जगह पे स्कोर कार्ड के बेसिस पे, तो मेंस के लिए पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि अगर मेंस एग्जाम के लिए वापस से पैसा लगेगा तो फिर क्या ही मतलब आपकी इस बात का? फिर ये तो सिर्फ बातें हो गई आपकी। तो आप खुद देखिए कि पढ़े लिखे लोगों से पकौड़े तलवाने की तैयारी चल रही है और देश में चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन के बैठा है। मैं ये नहीं बोलता कोई धंधा छोटा या बड़ा है, मैं ये बोल रहा हूँ कि जितना हमने इन्वेस्टमेंट अपने एजुकेशन में किया है उस हिसाब से हमारे लेवल का नहीं है धंधा। इंडिया जैसे युवा देश में अब युवाओं के साथ हो रहे अन्याय के लिए आवाज़ उठाने का वक्त आ चुका है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।